अरे भाई साहब बस शांति रखे, सोना मिलेगा, ठीक है ना। अब सोने पर फोकस करते हैं। ये बताइए, ये बताइए, क्या सारी डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास याद है? अरे रिंग याद है क्या? एक रिंग है, इसका रेडियस आर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना? 2r/π। अरे डिस्क याद है? क्या होता है? अबे टेप के बोल रहे हो या मन से बोल रहे हो? हाँ, देख के भी बोल ही सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि मन से याद हो रहा है। 4r/3π, 4r/3π। चलो और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये बता भाई, वायर फ्रेम का सेंटर ऑफ मास पता है? भाई इस छोटे से आर्क का क्या सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं? ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। क्या भाई इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आर साइन थीटा बाई, आर साइन थीटा बाई थीटा। थीटा डिग्री में कि रेडियन में? अरे क्या पिज्जा की स्लाइस याद है? इसका भी सेंटर ऑफ मास याद है? कितना होगा? 2r साइन थीटा बाई। अरे क्लैरिटी है क्या? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम कौन? हाँ, पहले स्फेयर की बात कर लो। दो तरह के स्फेयर होते हैं, एक हॉलो हेमीस्फेयर है, एक हॉलो हेमीस्फेयर। इसका क्या होगा? r/2, r/2। एक सॉलिड हेमीस्फेयर होता है, कितना होता है? 3r/। डेटा याद रखे रहना, कई बार नीट में से सीधा सवाल पूछ लेता है कि सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा। ये बात समझ रहे हो ना? यस सर। चलो, ये हमारे पास हो गया सॉलिड हेमीस्फेयर। कौन याद है क्या? अरे कौन याद है भाई? यस। अपने पास दो तरह के कोन होते हैं, एक हॉलो कोन और एक सॉलिड। हॉलो कोन का कितना? h/3, h/3। सॉलिड कोन का, सॉलिड कोन का h/4। बहुत बढ़िया। ट्रायंगुलर प्लेट याद है? ट्रायंगुलर प्लेट का कितना होगा अगर ये हाइट h है तो? इधर से, इधर से h/3, पतले साइड से, पतले साइड से 2h/3 और थिकर साइड से h/3। अरे क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट वाली क्लास में वायर फ्रेम वाला सवाल बना रहे थे क्या हम लोग? ये हम दिए थे, और हम पेन चलाना भी जरूरी नहीं समझे, बनाए हैं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक है, अच्छा है, आंसर ले आए हो तो अच्छी बात है। ये बताओ, चलो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात, फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर करो। तो कौन सा क्या होगा? बी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन mass of particle, internal forces on the particle, position of particle, relative distance between the particle, internal forces। अच्छा, ये कह रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या भैया, कैसे डिस्टेंस को डिवाइड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोचो, सोच लो, याद करो, याद करो, याद करो। ये R1, ये R2, यहाँ M1 और ये M2। तो क्या पढ़े थे? M2 R2। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली ना। कौन सा सही है? कौन सा? तीसरा। आसान है ना? लग रहा है कि कुछ तो हो जाएगा। चलो ये सवाल देखो। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक फ्रेम है जिसमें एक रॉड लगी है और एक अपने पास सर्कुलर आर्क है। A frame is formed by a uniform rod having constant linear mass density। linear mass density सेम है। अरे है ना जी? linear mass density, अरे है ना तो बोलो यार। linear mass density सेम है। ACB part of frame is semicircular of radius r and AB is straight rod। AB क्या है? straight rod। AB क्या है? straight rod। और ये हिस्सा कैसा है? सेमी सर्कल। अपने को क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कितने कितने पार्ट्स हैं इसमें? ये पूरा बॉडी कितने पार्ट से मिलकर बना है? एक की दो, एक की दो,
पहला पार्ट क्या है, रॉड ना, दूसरा पार्ट, अच्छा किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, मिरर इमेज, एक्स की वाई, क्या सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा, लाई करेगा ना, यस सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक्स है और ये अपने पास वाई, हमको केवल वाई निकालने की जरूरत है, एक्स तो अपने आप जीरो होगा। जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री बनती है, क्या सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर आता है। कहां रहो नेता, तो इतने दिन तक हो, कहा बोल रहे, पेट खराब, फूड पॉइजनिंग, अगले साल हम हॉस्टल खोल देंगे बट मिलना मत अगले साल तुम लोग यार प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, गो एंड गेट सेलेक्टेड। सोचे एक दूसरा धंधा पैरेलल में, हाँ, अरे हम अच्छा रहे, हम देंगे तो, हम तो वो दुख भोगे है ना जो तुम भोग रहे हो भाई, हाँ, नहीं नहीं, क्या चीज, अच्छा ऐसा होता है, फिर उसके बाद वही हो जाता है। अरे तो हम मास्टर भी तो हैं, केवल पैसा थोड़ी कमाना है, मतलब हॉस्टल इसलिए नहीं खोलना है कि पैसा कमाना है, हॉस्टल इसलिए खोलना है कि थोड़ा समाज कल्याण हो, पैसा तो यार हर जगह। अरे भैया सुनो, इधर इधर ध्यान दो, आसान सवाल, हाँ बाबू, क्या दो सेगमेंट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग, लेंथ के अलोंग, एरिया कहाँ रे आंटी, वायर है ये, अब फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेम देखे हो कभी जीवन में, फोटो वाला, छोड़ो कोई बात नहीं, वायर है ये, ठीक है ना, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग, कितनी बॉडीज है, एक रॉड और एक, क्या इसका सेंटर 0,0 लिख सकते हो, और इसका सेंटर क्या 2r बाई पाई, मतलब 0,2r/पाई लिख लें, लिख लेना, 0,2r/पाई, यही तरीका होता है सॉल्व करने का और कुछ नहीं है। ये बताओ अगर दोनों सेम मटेरियल के मिलके बने हैं, दोनों का लैम्डा सेम है, तो क्या मैं एक्सी तो निकालना नहीं अपने को, वाईसी निकालना है, क्या निकालना है, वाईसी, तो वाईसी बराबर क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, L1y1 प्लस L2y2 अपॉन L1 प्लस L2, अरे हाँ ना तो बोलो यार, अरे क्लियर है क्या, L1 क्या है, R की 2R, L1 R की 2R, L1 R की 2R कितना है 2R, Y1 कितना, Y1 कितना 0, L2 कितना, L2 कितना, पाई आर की 2 पाई आर, पाई आर ना जी, अच्छा इसका Y2 कितना, 2r/पाई डिवाइडेड बाई, L1 कितना है 2r प्लस 2r/, अरे सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा कितना हो गया 0, हाँ, पाई आर सॉरी, 2r/पाई प्लस पाई आर, अरे भैया 2r तो 0 हो गया, पाई से पाई काट दें, क्या बना 2r² अपॉन, आर को बाहर कर लिया रे, क्या बचा 2 प्लस पाई, क्या आर से स्क्वायर काट दे, क्या बचा पाई प्लस 2 लिख लें, यस सर, कौन सा आंसर है, चौथा, कठिन है क्या, अरे कठिन है क्या, अरे पक्का ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर, चलिए ये बताइए, आपके सामने अभी एक दूसरा सवाल रहा, दूसरे मेथड पे पहुंच गए, अब हम लोग एरिया वाले मेथड पे पहुंच गए, ठीक है ना, लेकिन इसको बनाने से पहले एक मेरा सवाल बना दीजिए, मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, देखिएगा सोच समझ के, पेन चलाइएगा, सब लोग पेन चलाएंगे, कंपलसरी है, इस स्क्वायर से एक ऐसे शीट जुड़ी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका लेंथ अपने पास है 12, लेंथ कितना है मित्र 12, यहां पर ये डिस्क है और ये रेक्टेंगुलर शीट है, आपसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास बताना है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की डेंसिटी क्या है सेम है, अभी बनाइएगा, रुक जाइए, आप ही को बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ये बताइए क्या दोनों का डेंसिटी सेम है, हमेशा सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है,
99% चांस है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो ये बताइए यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग की एरिया के अलोंग की वॉल्यूम के अलोंग, किसके अलोंग? क्या एक्सी बराबर मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। अच्छा वाईसी भी लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस। ये बताओ किसी एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक दिख रहा है क्या तुमको? एक्स के अबाउट दिख रहा है क्या? क्या उस एक्सिस को हम ऐसे मार्क कर लें? अरे कर दिया जाए ना जी, यस सर। क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्या सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? समझ पा रहे हो? कोई डाउट, कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं? चलो एक काम करो, एक काम करो, अब तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना? क्यों लगा पा रहे हो? क्योंकि दोनों का सिग्मा, अगर सिग्मा अलग अलग होता तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगता नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या इस लाइन के अबाउट दोनों का सेंटर ऑफ मास मार्क कर सकते हो? पहली बॉडी का कितना होगा? अरे भाई ये हमारे एक्स, इसको भूल जाओ एक्सिस को भी। अगर यहां से निकालने के लिए भी कहते तब भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताओ इसको, इसका सेंटर, इसका इसका जो सेंटर ऑफ मास है अपने पास जो शीट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? L कॉमा 0, L कॉमा 0। अरे क्लैरिटी है ना? अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे? इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे? अरे भाई इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे? बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या है? 4r/3 होता है। लेंथ कितना है L? तो 4L बाई 3 और दूसरा कितना? 0। तो ये प्लस में कि माइनस में? अरे हमारा y यहीं से शुरू हो गया है ना, तो इस लाइन के पीछे गए तो नेगेटिव हो गया ना जी, यस। इतना ही करना था। अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। अरे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? तो ये बताओ xc बराबर कितना होगा? a1 कितना है? निकालोगे खुद से? निकालोगे? चलो शुरू हो जाओ, निकाल के आंसर बताओ। कौन था, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो जल्दी करो। a1 इसको है मानना है और 2 इसको मानना है। किसी को भी a1 a2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे मान लेना तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी आंसर में। पढ़ते जाओ, आज कुछ दमदार दमदार चीजें सिखाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना। लेकिन अब समझो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब फिजिक्स तुम्हारी आखिरी क्लास है। हाँ मतलब आखिरी क्लास है ना, 3 दिन हमारी फिजिक्स आखिरी आखिरी क्लास है ना, तो उसका फायदा मिलेगा हमको भाई। क्या कि हम 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, अगर 20 मिनट एक्स्ट्रा करना हुआ तो 20 मिनट कर लेंगे। हाँ जरूरत पड़ेगी उसकी भी। जल्दी बताओ। अब तो सैटरडे को छुट्टी बंद हो गई ना तुम लोगों की? हाँ बढ़िया, अच्छा हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आया जी आंसर? गणित गलत कर दे रहे हैं सर, क्या आंसर निकालेंगे हम? क्वेश्चंस को हमेशा साफ सुथरा सॉल्व किया करिए। पाई के टर्म में आंसर आएगा, रहने दीजिएगा। 3.14 मत रखने लग जाइएगा। सिंप्लीफाई पूरा करेंगे।
मतलब कभी तुम लोग देखोगे लेक्चर तो फिर दिक्कत दिखेगा, ब्लर दिखेगा। अरे यहाँ तक कहानी क्लियर? हम बनाए कि बना? आंसर आया? आंसर आया? चलो मैच कराना। तो देखो मैं चाहता हूं सबका पेन चलता रहे भाई। तो जब हम एक्सी बनाएंगे तो एक्सी क्या निकल के आएगा बोलो तो? एरिया वन कितना लिखे हो? अरे भैया क्या एरिया वन 4L² लिखे हो? और सेंटर ऑफ मास क्या एल लिखे हो? क्या फिर माइनस साइन लगाए हो? और इसका एरिया कितना लिखे हो? πL²/2। और सेंटर ऑफ मास कितना है? 4L/3π। अरे उसी का तो माइनस बाहर ले आए है ना जी। अरे हाँ ना, तो बोल लो जी। कठिन है क्या? कठिन है? डिवाइडेड बाई कितना? 4L² + πL²/2। हाँ कहना था कुछ कष्ट हो तो बताओ क्या होगा? कुछ कटेगा भाई? क्या कटेगा? पाई से पाई, 2 से 2, L² कॉमन करके काट सकते हैं ना? ऐसे काट लेना चाहिए। तो यहाँ क्या बचा? 4L - L/3, 2L/3 डिवाइडेड बाई 4 दूना 8 +π/2। 2 को ऊपर लेके चले जाए। 4 दूना 8, 4 × 12, 12 में से 2 गया तो कितना बचा? 10। तो और 10 ऊपर गया तो कितना हो गया? 20L/3 8 + π। कितने लोग का आंसर आया? किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया। क्या गलत किए भाई? जोड़ घटाना, जोड़ घटाना। हाँ तब कॉन्सेप्ट ही गलत। क्या? हाँ नेता तुम टेस्ट दिए थे इस बार? पीछे तो भी टेस्ट दिया था तूने इस बार? कल वाला, परसों वाला, सैटरडे वाला? कितना नंबर आ रहा है? 665। तुम दिए थे कितना? जोड़े नहीं है। कब मिलाओगे भाई? मिलाओ यार, मिलाओ भैया। नहीं मिलाओगे तो मामला खराब रहेगा। बात समझ रहे हो ना? टेस्ट वेस्ट दिए थे, कितना आ रहा है? देखो सब देखो। क्या भाई तुम लोग का क्या हाल चाल है? सर बस दे दिया है सर, नंबर आएगा देख लीजिएगा आप खुद से। इधर भाई कुछ हेलो। I'll let you know shortly actually I'm in the car. हाँ भाई बोलो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगा जी? तुम लोग गधा हो जा रहे हो हैं। नेता कितना नंबर बन रहा है? हाँ मेरा नहीं है, तुम्हारा हो? काशी विश्वनाथ नहीं देखे? कहा है? जरूरत ही नहीं लगा देखने का, क्या खराबी तो है? हाँ दिए ही नहीं? कहा दे? हाँ गजब आदमी हो यार तुम लोग यार। कहो नेता दिए थे टेस्ट? तुमसे ही पूछ रहे हैं। हाँ 457। अच्छा कम है यार, थोड़ा उठाओ, नंबर उठाओ यार। तुम लोग यार नंबर नहीं उठा रहे हो यार, ऐसे बदमाशी कर रहे हो एकदम से यार। हाँ भाई चलो इधर देखो। अरे क्या सवाल बना? चलो अब ये सवाल देखो। ये सवाल देखने से पहले एक और सवाल देखो। ये तो कट करने वाले क्वेश्चंस हैं, सब कट करने वाले हैं। एक और, चलो एक और सवाल बना लो। इधर लो, लो एक और सवाल बनाओ यार तुम लोग। थोड़ा जल्दी बनाना मित्र, बहुत टाइम मत लेना यार। सेंटर ऑफ मास बताओ इसका। सेंटर ऑफ मास बताओ। सबका साइड एल है, सबका साइड एल है। हाँ एरिया वाइज है। बनाओ सेंटर ऑफ मास बताओ। कौन सा एक्सिस चुनोगे? क्या इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो कुछ तो दिमाग काम कर रहा है। करो 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 जल्दी करो। एक ऐसे चुन ले बस, खत्म। इसका एक्स तो 0 होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा सबका। ऐसे बना लो, कहीं से भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। बनाओ सेंटर ऑफ मास, बनाओ जल्दी बनाओ। सबका साइड एल है।
खाली कोऑर्डिनेट्स लिख ले गए तो काम बन जाएगा। कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखो पहले, सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट्स लिखने का, बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ। इतना आसान सवाल है नहीं जितना दिख रहा है, ये बात जाने रहना। क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? क्या लिखे हो? प्लस की माइनस? ये देखो, ये हमारी एक्सेस है, नीचे बना ले क्या एक्सेस? नीचे बना ले एक्सेस, दिक्कत होगा उससे, एक हाइट जोड़ना पड़ेगा, ऊपर ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ भाई, क्या L/2 कॉमा 0 0 कॉमा, हाँ हाँ वही। अरे ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझ गए भाई, समझ गए, तुम्हारी पूरी बात समझ गए। क्या लिख लें यहाँ पे? 0 कॉमा -L/2। यहाँ फायदा होगा बनाने का, मैं बताऊंगा क्या फायदा होगा। क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? क्या लिखोगे? वही, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? सोचना है ये हाइट कितनी होगी। ये h/3 लिखने के लिए हाइट पता भी तो रहनी चाहिए। ये कितना है? L। ये भी कितना है? L। ये भी कितना है? L। तो क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा? तो h बराबर क्या L cos 30 लिख लें? याद करिएगा, ये डेटा जो आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको रट लीजिएगा, यही इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा, सेम एज इट इज जब चार्जेस की बात करेंगे। यही ग्रेविटेशन में भी आएगा जब फोर्सेस की बात करेंगे। 4 पार्टिकल रखे होंगे, उनसे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स निकालना होगा, तो सेंटर ऑफ मास पता रहना चाहिए। तो h बराबर कितना हो गया? L cos 30। L cos 30। अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो तो? यहां पे ये y की वैल्यू कितनी होगी? h की h/3, और h कितना है? L cos 30 डिवाइडेड बाई 3। cos 30 का वैल्यू √3/, तो यहाँ क्या 2 3 हो गया? अरे 2 × 3 6 हो गया भाई। अरे हो गया ना? क्या लिख सकते हैं? L/2 √3। नहीं आया? अरे आया? याद कर लेना, याद कर लेना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो वैल्यू होती है, सेंटर ऑफ मास होता है, वो L/2 √3 पर होता है। कहां होता है? L/2 √3 पर। अब कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। इसका क्या हो जाएगा? 0 कॉमा L/2 √3। अरे क्लियर है? अब सोचो, अगर तुम यहां एक्स एक्सिस मानते तो इसको तो तुम प्लस L/2 लिखते, लेकिन इसको क्या लिखते? L प्लस L/2 √3। क्या यहां x मानने का फायदा हो गया? अरे हो गया ना? हाँ, इस वजह से एक्सेस को बहुत समझदारी से मानेंगे। फॉर्मूला क्या? दोनों की डेंसिटी सेम है, क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या लिखेंगे? A1y1 प्लस A2y2 अपॉन A1 प्लस A2। अरे फॉर्मूले में वैल्यू रख पाओगे? वैल्यू रखो, कैलकुलेट घर से करना। A1 कितना? इसको 1 मान ले और इसको 2। A1 कितना? अरे हाँ ना तो बोलो यार, अब बोला करो यार। A1 कितना? L²। Y1 -L/2। A2 कितना? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? हाँ, साइन स्क्वायर, साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वही L²। L को मतलब साइड बोलते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा? √3/2 L²। और कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट √3/4। अरे ठीक है, समझ आ रहा है? ये पल्ले पड़ा क्या लिखे हैं? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है? क्या L² हो गया, इंटू L/2 √3। क्या √3 से √3 कट जाएगा, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। L² प्लस √3/4 L²। अरे पल्ले पड़ा? नहीं आ रहा है? क्या L² इधर कॉमन करके काट दें? अरे काट दिया जाए। यस सर। क्या बचा? बोलो बोलो बोलो, क्या बचा? -L/2 प्लस कितना? L/8। -L/2 प्लस L/8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3/4। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? अरे क्या 4 एलसीएम हो जाएगा? ऊपर क्या 8 हो जाएगा?
अरे ऊपर 8 हो जाएगा, यस सर। तो 4 2 चौको 8, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, -3l/8 और 4 दूना 8, यहाँ 2 और 4 + √3, ये आंसर होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। आ रहा है, निकाले हैं, जरूरत नहीं समझे सर निकालने की, आप मेहनत करो सर, हम क्यों करें। कौन नेता, कहाँ करिए आ रहे हो, किसको करिए आ रहे हो, हमको। हाँ, कोऑर्डिनेट लेने नहीं आ रहा है, खड़े हो जाइए, आइए। काहे नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। क्या चीज, ऐसा बनाना है कि सवाल आसान हो जाए, बात समझे है ना। तो अगर हम नीचे बनाते तब भी यही आंसर आता, आंसर में कोनो चेंज नहीं होता, तब दिक्कत क्या होता, क्या चीज, यहां एक्स में 0 कैसे हुआ है, अच्छा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीवन में देखे हैं, ये एक्स है ये वाई है, ये कोऑर्डिनेट बताइए तो, अगर ये डिस्टेंस ए है तो 0 कामा, तो वह तो लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, ये x है ये y है, तो ये 0 -l/2 नहीं होगा, और ये ऊपर गए हैं तो 0 और l/2 √3 नहीं होगा। अब पता ही नहीं चल रहा हो कि y l/2 √3 कैसे आया, तो लिख दिए भाई साहब। तो क्या नहीं आ रहा है बे, गजब गधा आदमी हो। अब बोल आया कि नहीं आया, अब तू ही तो कह रहा है यहाँ पे 0 -a लिखेंगे, तो वही तो मैंने करा, इसके आधे पर होगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास, तो आधा कितना होगा ये, तो प्लस की माइनस, इसके नीचे आए हो ना, तुमने x यहां माना है ना, तो माइनस तो आ गया -l/2 आया। हाँ बैठो, चलो देखो, अब इसके बाद अगले हिस्से पर, अगला हिस्सा है कि एक एरिया में से एक सेगमेंट काट लिया जाएगा। क्या होगा, एक एरिया में से एक सेगमेंट को काट दिया जाएगा। तो देखो यहां पे कह रहा है कि अ स्मॉल स्क्वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग प्लेट। ये बताओ, क्या इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस से, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से। अरे क्लैरिटी है, यस सर। कितने एरियाज हैं इसमें, 3, 2, कितने हैं, 2, एक बड़ा रेक्टेंगल और उसमें से काटा गया एक छोटा रेक्टेंगल। जो काट के निकाला गया है, सुनो ध्यान से, जो काट के निकाला गया है उसका एरिया नेगेटिव। क्या भाई, जो काट के निकाला गया है उसका एरिया नेगेटिव, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं होगा। अरे क्लियर है। तो ये बताओ, अगर तुमको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कहा जाए तो इसमें 2 सेगमेंट है, एक तो बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, a/4, a/4। अरे क्लियर है क्या, और डिस्ट्रीब्यूशन तो मास का यूनिफॉर्म है, एरिया के अलॉन्ग है कि लेंथ के अलॉन्ग है, तो क्या डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, x बराबर क्या लिखोगे, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ये बताओ, a1 तो एरिया भैया इसका साइड a है ना, तो a1 कितना होगा, a², a1 क्या होगा, लेकिन x1 कितना है, कितना है, तो a² इंटू 0 लिख लें। a2 कितना है, a2 कितना है, a²/4, a² पॉजिटिव की नेगेटिव, अरे इतना हिस्सा काट के निकाला गया ना जी, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, -a²/4, और x2 कितना, a/4 डिवाइडेड बाई, अरे भाई a² प्लस a² माइनस a²/4, जो काट के निकाला गया वो एरिया कैसा हो गया, नेगेटिव, जो काट के निकाला गया वो एरिया कैसा हो गया, नेगेटिव। नहीं आया, जो काट के निकाला गया वो एरिया कैसा हो गया, नेगेटिव। कैसा हुआ, क्या a² कट जाएगा, क्या बचेगा, अरे भाई ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ क्या बचा भैया, a/16 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, तो 4 इधर चला जाएगा, अरे क्लियर है क्या, और 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या a/12 आ जाएगा माइनस साइन में, a/12 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ नहीं रहा है, आ रहा है जी। क्या ऐसे वाईसी भी निकाल सकते हो,
अरे YC निकाल सकते हो कि नहीं? वो भी यही आएगा। क्या -a/12 भी आएगा? अब देखो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। y में भी देखोगे तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और दूसरा क्या है? a/4। क्या सेम है, आइडेंटिकल चल के आ जाएगा? -a/12 -a/12। तो कोऑर्डिनेट कहां होगा सेंटर ऑफ मास का? कहां होगा बोलो, कौन सी जगह पे होगा इसमें? अरे भाई इधर कहीं आएगा क्या? अरे इधर आएगा क्या? ऑब्वियसली ये हिस्सा निकाल दिए तो क्या यही कहीं बैलेंस हो जाएगा? x में भी कितना? -a/12। YC में भी कितना? -a/12। अरे पल्ले पड़ा? नहीं आ रहा है यार। आ रहा है जी? अगला सवाल बनाओगे? तो बनाओ। सुनो, पढ़ो और सोचो और बनाओ। पढ़ो, सोचो और बनाओ। समझ पा रहे हैं सवाल क्या कह रहा है? कि आपके पास एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल में से आपने क्या काट दिया है? एक आर्क, एक सेमी सर्कुलर डिस्क काट दिए। अरे काटी है ना? आपको चाहिए सेंटर ऑफ मास इस हिस्से का, बस इतना हिस्सा काट के निकाल दिया आपने। क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? पूछ रहा है ओ से कहां लाई करेगा? ओ से ही तो पूछा है कहां लाई करेगा। तो हमने इसको x बना दिया और इसको y। क्या y निकालने की जरूरत है? y निकालने की जरूरत है नहीं, खाली कोऑर्डिनेट लिखना है, बस खत्म बात। पहली बॉडी कौन सी है हमारी? पहली बॉडी क्या? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। उसमें से हम क्या काट दिए? सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर। तो करो ना, कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे हो क्या? ऐसे लिख लिया करो साइड में। पहले वाले का एरिया कितना? पहले वाले का बोलो। पहले वाले का एरिया कितना है? ये 2r है और ये कितना है? r है। तो कितना होगा? क्या होगा भैया? 2r²। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ध्यान से, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और -r की r/2। अबे इधर लिख r। तो क्या लिखोगे? r/2 माइनस में कॉमा 0। ये नहीं हो पा रहा है तुमसे यार। चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त कर लो अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो। दूसरा एरिया कितना होगा? दूसरा एरिया कितना होगा? अबे सेमी सर्कल डिस्क तो काट के निकाले हो। πr²/4। πr²/2। और कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट सेम यही लिख दे। कोऑर्डिनेट यही लिख दे। अबे डिस्क का क्या होता है? ये डिस्क काट के निकाले हो ना। दिमाग उमाग भैंस चरने गए हुआ है क्या? क्या काट के निकाले हो? क्या निकाले हो? तो डिस्क का क्या लिखोगे? हाँ बोलो बोलो। हाँ भैया। -4r/3π कॉमा कॉमा 0। क्या तुमको a1 a2 पता है? अरे ये पॉजिटिव की नेगेटिव? a2 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। क्या a1 a2 पता है? क्या x1 x2 पता है? क्या निकाल सकते हो? निकाल के बताओ। ऐसे लिख लिया करो खट से। उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जोड़ घटाना भी नहीं हो पा रहा है। लबर लबर नहीं करना चाहिए ज्यादा। ढंग से फोकस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं हो पा रहा है।
हाँ, सी आ रहा है, सोच लो एक बार ध्यान से। सी तो आ ही नहीं सकता यार, सी तो कोई चांस ही नहीं है। एक एरिया पॉजिटिव है, दूसरा एरिया नेगेटिव है, तुम्हारा बीच में प्लस कैसे आ गया? क्या रहा? डी। ठीक, डी इज द राइट आंसर। जोड़ घटाना ना ही हो पाओ था ना, हो भूल जा रहे हो उसमें। अभी A1 A2 का वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो? कर इधर साफ साफ सुथरा लिख। A1 की वैल्यू कितनी है? लिख 2r² पहले लिख। अब तो फॉर्मूला हो गया यार, यहाँ लिख 2r² लिख। A1 हो गया 2r², और A1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 कितना है? लिख -r/2। अरे मल्टीप्लाइड बाई -r/2, ब्रैकेट बना यहाँ पे। A1 x1 है ना, हाँ, फिर प्लस साइन लिख। अब देख दूसरा एरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव? लिख -πr², ब्रैकेट लगा के, -πr²/2। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? लिख -4r/3। ब्रैकेट लगाओ। ये हो गया A1 x1, ये हो गया A2 x2 डिवाइडेड बाई, हाँ A1 कितना है और A2, हाँ तो जोड़ो, लिखो माइनस में, हाँ माइनस में ही आएगा ऑब्वियसली, पीछे लाई कर रहा है। हाँ तो ऑप्शन में कह रहा ओ से किधर, डायरेक्शन दे दिया ओ से सी का। यहां भी स्क्वायर लगा, अरे πr²/2 है। अब सॉल्व कर इसको, जोड़ घटाना नहीं करे जा रहा तेरे से। भाई हम लगाएं, अरे हम लगाएं, क्या लिखोगे बोलो तो? क्या लिखोगे? 2r² इंटू -r/2, फिर -πr²/2 इंटू -4r/3π। अरे क्लैरिटी है? डिवाइडेड बाई 2r² -4r, मतलब πr²/2। खत्म, बात हो गया सवाल। अब क्या करें? r² काट दें? अरे काट दिया जाए क्या? इस पाई से ये पाई कट जाएगा क्या? ये 2 दूना 4 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। और इस 2 से ये 2 काट दें तो x बराबर क्या बना? -r +2r डिवाइडेड बाई 2 -π/2। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? 2 का एलसीएम ले ले भैया। अरे डिवाइड बाई 3 को यहां लिख लिए। अरे इस नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 2r/3 रहने इसको, रहने देना जी। यस सर। अब बताओ क्या बनेगा? अब इसको सॉल्व करोगे, 3 एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा? -r/3, और यहाँ 2 ले लोगे तो 2 दूना 4 -π, और 2 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 2r/3 4 -π। नेगेटिव आने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में आपने वैल्यू कैलकुलेट की। अरे बोलो कठिन है क्या? खाली कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे चले आगे बढ़ जाए, अगले सवाल पे चले। अब बनाओगे ना खुद से? लो बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ। करा यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r is taken and out of it a disc of diameter r/2 is cut off from the end। सवाल ही नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमारे पास एक थाली थी, अरे थी ना जी, एक हमारे पास ये थाली थी, सुनेगा, हमारे पास ये एक थाली थी,
इस थाली में से हमने एक छोटी थाली काट के निकाल दी जिसका रेडियस कितना है, r/2। कहां से काटा है, डायमीटर r/2। कहां से काटा है, कट ऑफ फ्रॉम द एंड। तो ये एंड है और ये सेंटर है। ये बात समझ रहे हैं? कितने लोगों के दिमाग में आया था कि ऐसा कुछ कटा होगा? आया था जी? झूठ बोल रहे हो बे तुम लोग। आया था? नहीं आया था? यस, बहुत बढ़िया। नहीं आया था तो फिर आप खुद से सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों हूं? अब तो ऐसा समय आ रहा है कि अब ये पूछने लायक कि मैं ही ऐसा क्यों। अब सुनिएगा मित्र ध्यान से, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। किसका? आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस एरिया का। अरे बात समझे कि नहीं? ये गेम है तो क्या बना पाएंगे? अरे बना पाएंगे। कितने एरियाज हैं यहाँ पे टोटल? एक की दो, एक की दो। पहले वाले का कोऑर्डिनेट कितना? क्या दूसरे वाले का लिख सकते हो? क्या लिखोगे भैया? रेडियस इसका कितना है? r/, अरे क्लियर है क्या? अच्छा ये पूरा कितना है? कितना है? ये कितना होगा? ये कितना? ये कितना? r/2। इतने गधा हो? 3r/, क्या x के अबाउट सिमेट्रिक है? x के अबाउट सिमेट्रिक है? y निकालने की कोई जरूरत? क्या उसी एक्सिस पे आएगा? मैं बहुत कठिन पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्या मास्टर, ये सब चीजें कहाँ, ये सब तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, क्या कहते हो? तो तुम्हें आ भी रहा है, तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल भी नहीं है। हो कहां? धोबी गधा, ना घर का ना घाट का। हम वही है सर, ऐसा लग रहा है तुम्हें? खच्चर कहीं के। खाली कुछ नहीं करना है, बस एरिया लिखना है और सेंटर ऑफ मास लिखना है। पहले वाले का एरिया कितना है? बोल, इसका एरिया कितना है? वन वाले का, वन वाले का एरिया πr²। और कोऑर्डिनेट दूसरे वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया πr² / 16, 16। और कोऑर्डिनेट 3r/4, 0, 3r/4, 0। समझ आ रहा है? तो एरिया मेरा जो दूसरा वाला है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अरे काट के बाहर निकाले हैं ना, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव ना। आखिरी सवाल करा रहे हैं, इसके बाद ये सब सवाल नहीं कराएंगे, जान लीजिएगा। अरे क्लियर है? क्या आएगा भाई? सेंटर ऑफ मास क्या एक्स निकाले? वाई निकालने की जरूरत है? निकालोगे तब भी कितना आएगा? 0। ये बताओ, a1 y1, a1 x1 करे, a1 कितना है, x1 कितना है, लिखने की जरूरत है। a2 कितना है? -πr² / 16 इंटू 3r/4 डिवाइडेड बाई πr² माइनस πr² बाई, क्या सॉल्व कर लोगे? कितना आ रहा है? r/, हाँ बढ़िया, सही है। x बराबर r/20 फ्रॉम सेंटर, सेंटर से r/20 प्लस की माइनस? कहा ये प्लस आएगा कि माइनस? प्लस, प्लस r/20 फ्रॉम सेंटर। लेफ्ट पूछता, राइट पूछता, अभी तो ठीक है। ये पहले तुम बताओ, ये प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? प्लस में कैसे आ सकता है यार? अरे ऊपर वाला तो नेगेटिव है कि नहीं है? और ये बड़े एरिया में छोटा एरिया घटाए हुए, ये कैसे आएगा भाई? अबे तुम गधा हो एकदम से भाई, ये सोचो ना, क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ लाई करता है? अब तुम यहां से निकाल दिए तो ये तो और हल्का हो गया। पहले जब ये यहां था तो सेंटर ऑफ मास कहां था? 0,0, 0, यहां से काट दिए तो यहीं रहेगा या पीछे खिसक जाएगा? कॉमन सेंस ही नहीं है एकदम से गधा दास। पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव। ठीक है, बढ़िया, चले आगे बढ़े। आओ तो,
कोऑर्डिनेट लिखा है कि नहीं? आगे ना, चलो आओ बढ़िया, आगे बढ़ो अगले सवाल पे। भैया हाई वालो सोलो बना पाएंगे? होमवर्क दे दें? होमवर्क दे दें? डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिए, सेमी सर्कुलर डिस्क में से एक गोले वाला डिस्क काट के निकाल दिए। अरे काट दिए, निकल जाएगा, निकालिएगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है, ये भी आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, बस हम बता रहे हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए, आपको समझ आ रहा है सवाल। कुछ लोग तो सोचे सर 2 डिस्क काट के निकाल दिया गया। ये तो पढ़ो सवाल और ढंग से बनाओ, चक्कर चक्कर कम किया करो। हाँ भैया, इन अ फिगर अ यूनिफॉर्म डिस्क है ना ऑफ रेडियस आर फ्रॉम विच अ होल ऑफ रेडियस r/2 हैज बीन कट आउट फ्रॉम, क्या इधर से काटे? इधर से काटे, यस सर। फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड इज प्लेस्ड ऑन द राइट, इधर से काट के इधर रख दिए। अरे बुझे हो कि नहीं? क्या सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो? कितने एरिया इन्वॉल्व है? 1 2 3 4, कितने? क्या बड़े वाला एरिया क्लियर है? सेंटर ऑफ मास क्या यही रहेगा इसका, 0 कॉमा? अच्छा ऐसे लाइन खींच दोगे तो कोई कष्ट वाली बात नहीं। चलो आप तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं। ऐसे था अपने पास, इसमें से हमने क्या किया, एक गोला यहां से काटा, अरे काटा है ना जी, छोटा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा कॉपीड था। अरे समझ लेना यार, तुम गधा थोड़ी हो तुम। इससे अच्छा तो हम हाथ से बना दिए तो सही। लो मोटा मोटा बन गया, फिर से कॉपी दिखा रहा है। अरे क्लैरिटी है, समझ जाना है यार, तुम इतने समझदार तो हो। ये देखो हुआ क्या है, हाँ हाँ ठीक है, अरे क्लियर है ना? यस। अब देखना भाई, ये तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई, एक एक्सिस ये रे, पलट दो इसको। वाह 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 वाह, तफरी मारने में बहुत मजा आता है तुम लोगों ने। चलो देखो क्या किया हमने, कोई खास काम किया नहीं है, बस इस जगह से, एक तो अपने पास ये वाला सेगमेंट था, अरे था ना, इस सेगमेंट में से हमने क्या किया है, इस वाली जगह से एरिया काटा है और इस जगह उठाकर, हाँ बात समझ, बढ़िया। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, कितने एरियाज इन्वॉल्व है? 2 पॉजिटिव और 1, क्या सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? बताओ क्या लिखोगे? पहले वाले का एरिया लिखो, एरिया लिखो और कोऑर्डिनेट लिखो। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, कोऑर्डिनेट A2, इसको मान ले दूसरा माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, कोऑर्डिनेट 0 कॉमा, अरे माइनस आर बाई 2 कॉमा 0। अरे क्लैरिटी है जी? अरे क्लियर है जी? यस सर। अच्छा A3 कितना? प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4 और आर बाई 2 कॉमा, क्या बना सकते हो? अरे क्लियर है ना? अरे भाई एक्स के अबाउट सिमेट्री है तो वाई निकालने की कोई जरूरत, क्या सवाल बन जाएगा? अच्छा बहुत बढ़िया, ये सवाल देखो, मैं भी ये बनाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद बनाना है। अपने पास 2 चीजें हैं, क्या क्या है? अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस r is joined to a uniform solid right circular cone of base radius r and height √3 r. If both have same density, if both have, then find the position of center of mass from the center of हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? और बात समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा है? अबे कुछ अंग्रेजी कह रहे हैं हम। बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम,
सोच के। लेंथ एरिया वॉल्यूम क्या है? ऊपर वाला सॉलिड स्फीयर, नीचे वाला क्या है? सॉलिड कोन। क्या डेंसिटी यूनिफॉर्म है? तो जहां ए था क्या वहां वी हो जाएगा? अरे हो जाएगा। कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या सेंटर ऑफ मास इसी पे आएगा? एक्स पे कोई सेंटर ऑफ मास आने वाला? क्या अपन बस वाई लिखेंगे? लिखेंगे ना? यस। तो ये बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे वाई सी का? a1y1 की v1y1? v1y1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 लिख सकते हैं क्या? आ नहीं रहा है? कहो नेता, नया होता है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुझसे ही पूछ रहा हूं, आ रहा है? ये बता भैया 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 भैया, ये बताओ क्या इसका सेंटर लिख सकते हो? कितना होगा? कितना? अरे हेमीस्फेयर है सॉलिड, 3r/8। इसका कितना? h/4। h कितना है? √3r/4। तो बताओ प्लस की माइनस? क्या 0, -√3r/4 लिख लें? और इसको क्या 0, 3r/8 लिख लें? अरे क्लियर है क्या? वॉल्यूम लिख सकते हो। v1 क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर √2/3। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जानते हो? 4/3πr³। क्या है? सॉलिड है कि हॉलो है? स्क्वायर। कितना होगा? 2/3πr³ v2। वॉल्यूम ऑफ कौन? वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3πr² h। क्या h पता है? अरे h पता है? क्या r पता है? क्या v1 v2 निकाल दोगे? क्या मास्टर, क्या कठिन कठिन चीजें पढ़ा रहे हो? अबे सिंपल बात है ये। जब पूछेगा तो अच्छा सवाल यही बन के आएगा। बात समझ आई? सेंटर ऑफ मास का सवाल आएगा, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आया तो थोड़ी गणित आएगी, 2 मिनट लेगा वो। बात समझ रहे हो ना? हाँ, कुछ कठिन नहीं है इसमें। और अगर तुमको कठिन लग रहा है तो पूछो सर मैं ऐसा क्यों? हाँ, मैं ही ऐसा क्यों? अरे क्या कोऑर्डिनेट मार्क करने आ रहा है? हाँ ना, तो बोल लो भाई। अब धीरे धीरे चैप्टर टफ होगा यार, थोड़ा सिंसियर होके पढ़ो। ऊपर कितना? 0,3r/8। नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? यस सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो भैया शुरू हो जाओ। तो क्या बना पाओगे? बना पाओगे? होमवर्क बना के ले आना, घर से बना के ले आना। अब सुनो, अगर ऐसा हो जाए कि डेंसिटीज अलग अलग हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि डेंसिटी अलग अलग हो, तो क्या हम A1 A2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या L1 L2 लगा सकते हैं? क्या ρ1 मतलब A1 V1 लगा सकते हैं? नहीं। यहाँ डेंसिटी सेम है कि अलग अलग? सेम कि अलग अलग? क्या इसका मास अलग होगा? क्या इसका मास अलग होगा? श्योर है? ऐसा जरूरी? दोनों के डायमेंशन पर भी डिपेंड करेगा। अरे क्लियर है ना? यस। सुनिए ध्यान से, देखिए अगर दोनों की डेंसिटी अलग है तो एकदम अपन बेसिक फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे। क्या है बेसिक फॉर्मूला हमारा? ये बताओ कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स की वाई दोनों? इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है क्या? अबे इसकी डेंसिटी अलग है और इसकी डेंसिटी अलग है, ये सिमेट्रिक नहीं है। दिख रहा है लेकिन है नहीं। अरे नेता समझ पा रहे हो? यस। तो क्या लिखोगे एक्स बराबर? बोलो बोलो बोलो, एक्स बराबर क्या लिखोगे? एक्स बराबर क्या लिखोगे? बोलो बोलो। हाँ भाई, क्या लिखेंगे? m1x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? m1 कितना है? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। यहां डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे कि डेंसिटी इंटू एरिया? अरे सिग्मा है ना, तो डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी कितना है? सिग्मा। डेंसिटी कितना है? एरिया कितना है? πr²। अच्छा x1 कितना है? ये देखो, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या? क्या लिखोगे? 0 -r/2 कॉमा इसका क्या लिखोगे? r/2 कॉमा, मैं बहुत कठिन पढ़ा रहा हूं।
ऐसा लग रहा है? पक्का? हाँ। अब तो कितना सस्ता सवाल है यार ये। हाँ, माइनस आर, हाँ सॉरी, ठीक, माइनस आर कॉमा जीरो, और ये क्या, आर कॉमा जीरो, वैल्यू रखो, सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर की माइनस आर ना जी, M2। अबे M2 कितना, x2, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, x2 आर डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। नहीं आया? अबे आया क्या? ये बताओ क्या बनेगा? क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन है? अरे काट दें, क्या बचा, सिग्मा भी काट दें, भैया क्या बचा, माइनस आर प्लस 2r अपॉन 1+2, कितना बचा, प्लस आर बाई थ्री, प्लस आर बाई थ्री। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अरे है ना? अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ सोचो कौन सी प्लेट भारी होगी, कौन सी प्लेट भारी होगी, ए की बी, ए की बी, ए की बी। अगर दोनों बराबर होते तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता, क्या भारी वाले की तरफ चला जाएगा? क्या आंसर भी तुम्हारा ऐसा आ रहा है? आ रहा है ना जी? यस। सुनो, ये बताओ, चलो खट से पेन चलाएंगे भाई। ये अपने पास एक प्लेट है, इस प्लेट को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया है, ठीक। ये वाले प्लेट का डेंसिटी D1 है, इस वाले प्लेट का डेंसिटी D2 है। बहुत ध्यान से, ये साइड L है और ये साइड 2L है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बताइए। कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स की वाई है, एक्स की वाई, एक्स की वाई। अरे क्लियर है क्या? वाई के अलाउंग तो नहीं लग रहा है ना? हाँ भैया, तो इसको क्या सेंटर मान लें, किसको, इस वाले को सेंटर मान लें, 0,0, 0,0, बनाओ 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 बनाओ। ये तुम्हारे पास L हो गया, ये भी तुम्हारे पास L हो गया, बनाओ। फिर ये तुम्हारे पास L हो गया, फिर ये भी तुम्हारे पास L हो गया। कोऑर्डिनेट लिखो और आंसर करो, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लो और आंसर करो। क्या सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बोलो, D1 D2 के टर्म में आंसर आएगा, बनाओ। तक बन गया? चले आइए, मेरे वाले से मैच कराइएगा, फट से मैच कराइएगा। ये बताइए, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखें?
माइनस एल बाई टू कॉमा, इसका क्या लिखें, प्लस एल बाई टू कॉमा जीरो। क्या दोनों का एरिया क्लियर है? क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे? अरे भाई एक्स का लगाएंगे कि वाई का? वाई का। मास कितना है? डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया। तो डी वन इंटू एरिया कितना? एरिया कितना? एल स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो? डेंसिटी इंटू एल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट क्या? माइनस एल बाई टू प्लस इधर कितना? डी टू इंटू एल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट क्या? और नीचे कितना? डी वन एल स्क्वायर प्लस डी टू एल स्क्वायर। क्या एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर काट दे? अरे काट दे भैया। क्या बचा? एक्स बराबर कितना? हाँ भैया एल बाई टू को बाहर कर ले, एल बाई टू को बाहर कर ले। यस सर। क्या बना? डी टू माइनस डी वन अपॉन नीचे क्या? डी वन प्लस डी टू। अरे पल्ले पड़ा। क्या यही आंसर आ रहा है? गुड। एम्स का क्वेश्चन है यार। कठिन है क्या? तो कैसे सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को? कठिन है। चले आगे बढ़े। पक्का ना जी? यस सर। आइए सुनिएगा मित्र 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 ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम अपने अगले हिस्से पर चल रहे हैं। अगले हिस्से का नाम है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सिंपल बहुत साधारण हिस्सा है। 12:38 हो रहा है, 1:15 पे नेट ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एकदम फोकस और एकदम एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स कर रहा है। सब सीधे बैठ जाओ। चलो ये बताओ, क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है? ऐसे नहीं रिस्पॉन्स करना है, यस सर नो सर बोल के पढ़ना है प्रॉपरली। अरे याद है क्या था? आर वेक्टर बराबर क्या था? बोलो, जो बोलोगे वही लिखूंगा। m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। यही तो होता था। क्या इसको टोटल मास लिख सकते हैं? अच्छा अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो मैं टोटल मास इंटू आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं? m1 r1 प्लस m2 r2। अरे क्लियर है क्या? एंड सो ऑन। अरे क्लियर है ना? हाँ ना तो बोल लो यार। अच्छा अगर मैं इसी को थोड़ा और बदलने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको ऐसे बदल सकता हूं? भैया डिफरेंशिएट कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? क्या बनेगा? एम डी आर वन बाई डी टी प्लस बराबर कितना? m1 बोलो बोलो बोलो। अरे ये डी आर सी है, आर सी पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इधर क्या लिखोगे? m1 डी आर वन बाई डी टी। बोल बोल के करो क्योंकि देखने में बड़ा लगेगा ये। m2 डी आर टू बाई एंड सो ऑन। चलेगा क्या? अरे चलेगा ना? अरे पक्का ना जी? यस सर। ओके गुड जॉब। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या m इंटू, हाँ बोल बोल के m इंटू वीसी लिख सकते हैं। m एक पार्टिकल का मास है या टोटल? टोटल मास है। यस सर। क्या इसको m1 v1 वेक्टर लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े थे? किसका था? पोटेंशियल डिफरेंस, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी पढ़े थे ना? अभी सब आएगा यहाँ पे, ध्यान दे रहे ना। ये बताओ, मैं कह रहा हूं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? क्लैरिटी है ना जी? यस। अभी देखना, इस फॉर्मूले को पकड़े रहना, अभी सब काम आएगा। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या डी वी सी बाई डी टी हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। और इसको क्या लिख सकते हैं? सब नहीं बोल रहे, सबको लाउड मत बोलो बट सब बोलो ताकि क्लास भरी भरी लगे। अच्छा भजन सुनने मत बैठो। क्या लिखोगे? m1 डी वी वन बाई प्लस m2 डी एंड सो ऑन। ऐसे चलेगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। अरे क्लियर है ना जी? चलो तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लें? पक्का जी? यस। इधर क्या लिखें? m1 a1 प्लस m2 एंड सो ऑन। चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या? क्या इसको नेट फोर्स लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। जितना तुम पढ़े अभी तक पूरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में F बराबर ma, F बराबर a किसका एक्सेलरेशन था? सेंटर ऑफ। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। देखो ध्यान से सुनना।
अगर इसी लाइन को मैं उठाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेट फोर्स बराबर m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर एंड सो ऑन। अरे लिख सकते हैं ना, पक्का ना जी? यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ ध्यान से, बस ऐसे मत चीखना कि जान निकल जाए बाहर। अरे बच्चा पल्ले पड़ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, ये देखो, अब यहां तक की कहानी अपने को साफ सुथरी क्लियर। अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि नेट फोर्स बराबर जीरो, नेट फोर्स बराबर जीरो, तो नेट फोर्स बराबर m इंटू AC है। ये किसके बराबर हो गया? जीरो। किसके बराबर? अरे क्लैरिटी है? अच्छा, अब ये बताओ, क्या इसको मैं ऐसे दो पार्ट में लिख सकता हूं? एफ नेट इन एक्स, पहले देख पहले क्या, यस सर बोल दे रहा, मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स। अरे लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं। अच्छा, एफ नेट इन वाई को क्या मैं m इंटू ए सी वाई लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अगर नेट जीरो है तो ये भी कितना होगा? जीरो। ये भी कितना होगा? अच्छा, क्या ये बात जानते हो कि x के चेंजेस से y का कोई लेना देना? y का चेंज का x से कोई मतलब? अच्छा, अगर हम तुमसे कहें, ध्यान से सुनना, यहां से कुछ रिजल्ट उठा रहे हैं कि एक्सलरेशन इन x एक्सिस इक्वल्स टू जीरो, या पहले भी नेट एक्सलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो। इफ अगर ऐसा है तो क्या ये बात क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो कांस्टेंट होगी या तो जीरो? काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसको आप एक्सलरेट नहीं कर रहे हो या डी एक्सलरेट नहीं कर रहे हो, क्या उसकी रफ्तार चेंज हो जाएगी? चेंज होगी नहीं, पक्का ना? अगर मैं रेस्ट में हूं और अगर मुझे कोई एक्सलरेट नहीं कर रहा है तो मेरी रफ्तार में कोई चेंज होने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात अगर अपने को समझ आ रही है तो अब यहां से मैं एक चीज ओपन कर रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर मैं कहूं कि एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू जीरो, किसका एक्सलरेशन है? किसका? सेंटर ऑफ मास का। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स इक्वल्स टू जीरो और कांस्टेंट? अरे लिख सकता हूं? अरे पक्का ना? यस सर। ये बताओ, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है। क्या वी सी वाई कॉन्स्टेंट होगा कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? ये कांस्टेंट तो नहीं होगा ना जी? ये कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि x के चेंजेस का y से कोई लेना देना? अरे क्लैरिटी है ना जी? यस। मतलब अगर मैं कहूं कि x में नेट फोर्स जीरो है, x में नेट फोर्स, और मेरा सेंटर ऑफ मास x में रेस्ट में था, x में रेस्ट में था, y में नेट फोर्स जीरो नहीं, क्या मेरा सेंटर ऑफ मास x में चलेगा? क्या y में चलेगा? क्योंकि y में फोर्स है, x में फोर्स नहीं है, तो x में चलने वाला। क्या ये बात याद रख लोगे? अभी सवालों में काम आएगा, ठीक है? अच्छा सुन, अब ये बताओ, क्या लीनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा, अगर इस वाले एक्सप्रेशन को मैं उठाऊं तो देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? MVC को क्या मैं PC लिख सकता हूं? लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस। ये किसके बराबर होगा? m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 सो ऑन, ऐसे चलेगा ना? yes. अच्छा ये बताओ, इफ एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? या तो जीरो या तो, अच्छा ये बताओ, डेल्टा वी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। भूख लग गया है, नींद आ रहा है, इसीलिए कहते हैं बोल बोल के पढ़ा करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जगा सकती अगर ऐसे चुपचाप रह के पढ़ोगी तो। ए बाबू है, सुना नेता हो, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो जीरो या तो डेल्टा वी। क्या हमेशा जीरो होगा? अबे कांस्टेंट रहा तब भी तो जीरो ही होगा। अब सुन, अब मैं कह रहा हूं इसमें सब में चेंज लगा दो। क्या लगा दो?
मतलब डीपीसी, डीपीसी या डेल्टा पीसी जो भी कर लो, तो डेल्टा लिख लेते हैं, तुम समझदार हो। तो डेल्टा पीसी बराबर क्या लिखेंगे, M1 डेल्टा V1 प्लस M2 डेल्टा V2 एंड सो ऑन। क्या मैं डेल्टा पीसी बराबर 0 लिख सकता हूं? डेल्टा पीसी बराबर, क्यों? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे 0 या तो, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अरे गुड जॉब। तो ये बताओ, अब यहां से हमको ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला? समझने वाली बात यह है मित्र, देखना ध्यान से, क्या नहीं था? कोई दिक्कत है किसी को? चल इधर सुनो 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 भाई, हम कह रहे हैं कि डेल्टा पीसी इक्वल्स टू क्या मिला हमको, M1 डेल्टा V1 प्लस M2 डेल्टा V2 एंड सो ऑन। ये किसके बराबर, किसके बराबर? कभी भी 0 या जब नेट फोर्स 0 होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा? अरे जोड़ पा रहे हो क्या? अरे हाँ ना बोल लो भाई। चल भाई अब देख इसको, क्या M1 डेल्टा V1 को क्या मैं V फाइनल ऑफ 1 माइनस V इनिशियल ऑफ 1 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, यस सर। M2 डेल्टा VT को क्या लिख सकता हूं? V फाइनल ऑफ 2 माइनस V इनिशियल ऑफ 2 एंड सो ऑन चलेगा। क्या मैं इनिशियल को एक तरफ कर दूं और फाइनल को एक तरफ? अरे हाँ ना तो बोल ले यार। क्या इसको मैं M1 V1 इनिशियल लिख सकता हूं, V इनिशियल ऑफ 1 प्लस M2 V इनिशियल ऑफ 2 एंड सो ऑन चलेगा क्या? ये किसके बराबर, M1 V फाइनल ऑफ 1 प्लस M2 V फाइनल ऑफ 2 एंड सो ऑन चलेगा क्या? अरे नहीं आ रहा है, क्लियर है? पक्का जी? अगर ध्यान से सुनिएगा, velocity of center of mass equals to 0, if velocity of center of mass equals to 0, मैं कह रहा हूं all the particles, सोच के आंसर करना, हवाबाजी नहीं, constituting the system, सारे पार्टिकल्स जो उस सिस्टम को बना रहे होंगे will be at rest, true or false? सोच के, will be at rest, true or false? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? अभी तुमने यहां देखा ना, तुम्हारी आंखों के सामने लिख रहा है यार, क्या पार्टिकल रेस्ट में है? इनिशियल रफ्तार कुछ है, फाइनल रफ्तार कुछ है। अरे समझ पा रहे हो? उन सब का जो नेट चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर है? अरे क्लियर है? तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात, इफ एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी ऑफ, छोटी छोटी लाइनें हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0। अरे क्लियर है ना जी? हाँ सर। मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, यही छोटी छोटी लाइन है जो तुमको कंफ्यूज करती है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम, इन द सिस्टम विल बी 0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? अरे क्लियर है ना? क्या ईच का मोमेंटम 0 है? ईच का चेंज इन मोमेंटम 0 है? नहीं। अगर इसका पॉजिटिव 10 आया तो इसका नेगेटिव 10 आएगा, अगर दो पार्टिकल है तो सम कितना होगा? लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा। अरे हो नहीं रहा यार? अरे सोचो ना, इनिशियल रफ्तार भी इनिशियल है ना,
यहाँ क्या v फाइनल हो गया? मोमेंटम चेंज मिला कि नहीं मिला? अगर एक सिस्टम में 10 पार्टिकल हैं तो हर पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम अलग अलग होगा, लेकिन सबका सम तो हम सबकी बात कर रहे हैं या एक पार्टिकल की बात? क्या लिखा है? VCOM इक्वल्स टू 0, मतलब पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कितनी है? मतलब उस सिस्टम में लाई करने वाले हर एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अरे यार मैं बहुत कठिन पढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है? आ रहा है जी? यस सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ भाई, देखो 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 नेता लोग, बहुत ध्यान से। अब इसके बाद इतनी ये छोटी छोटी 2 लाइन है और कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ बोलो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, पहला वाला क्या? ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द, यहां क्या लिख रहा है? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। यहां आ जाओ। vc बराबर कितना है? vc बराबर, क्वेश्चन में क्या था? 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0। तो v1 v2 सब 0 हो जाएगा। हाँ, ये 0 हुआ, इन सब का सम 0 है, तो सबका सम 0 है। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, ध्यान से सुनना, मतलब सेंटर ऑफ मास चला, क्या पार्टिकल्स भी नहीं चल रहे होंगे? चल सकते हैं ना यार? अरे पल्ले पड़ा ना, एक आगे चला एक पीछे चला, नेट चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 0। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, वही कहानी है, उसी का एक दूसरा स्टेटमेंट है और कुछ नहीं, दोनों सेम बात है। बस यहाँ केवल सेंटर ऑफ मास की रफ्तार के फ्रेम में बात करी गई है, यहाँ उसी को मोमेंटम का नाम दे दिया गया है। और क्या, जिसका मोमेंटम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी रफ्तार ही तो चेंज हो रही है, तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। अरे समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा सुनना अब यहाँ ध्यान से, अब थोड़ा ज्यादा अवेयर होके, एकदम दिमाग खोल के, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये एक पार्टिकल है और ये एक दूसरा पार्टिकल है, 2 पार्टिकल सिस्टम याद है? अरे 2 पार्टिकल सिस्टम याद है? हाँ सर याद है सर, बहुत बढ़िया। इसका मास हम कहे m1 है और इसका मास हमने कहा m2। 3-4 जेनरिक सवाल करा रहा हूं, यही तुम्हारे पूरे धागे खोल देंगे सेंटर ऑफ मास के, सारा सवाल बनेगा सेंटर ऑफ मास का। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार इधर v1 है, तो इसकी रफ्तार इधर कितनी होगी? v2, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। अरे क्लैरिटी है ना? ये बताओ, अगर हम कहें इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0, मतलब m1 v1 बराबर m2 v2, बात सही है कि नहीं? अरे बात सही है कि नहीं? क्या पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है? कंप्लीट फॉर्मूला नहीं। यहां क्या v1 पे वेक्टर लगेगा, यहां भी क्या वेक्टर लगेगा, और यहां क्या लगेगा? माइनस। याद है ना? याद है ना? अच्छा ये बताओ, ये v1 v2 जो वेलोसिटीज हैं, ये ग्राउंड फ्रेम में है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में? किसके फ्रेम में? किसके फ्रेम में? लास्ट वाली क्लास याद है? 2 पार्टिकल सिस्टम याद है? किसके फ्रेम में है? तो इसको लिखते हैं m1 v1 c, इसको क्या लिखते हैं? m2 v2 c। हमको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार ग्राउंड फ्रेम और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। मान लीजिए एक कार है, उस कार में आप बैठे और कार रुकी हुई है, क्लैरिटी है ना? आप बैठे कहां है और कार कहां है? ग्राउंड फ्रेम पे, क्लैरिटी है ना? अच्छा सुनिए, ये बताइए, अब आपके बगल में एक ऑब्जर्वर बैठा है और एक ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा है, कार रुकी हुई है, दोनों को आप क्या लग रहे हैं, चलते हुए कि रुके हुए? दोनों के लिए रुके हुए। आपका एक्चुअल ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड वाला। सोचो, जो कहां बैठा है? कार में। अरे क्लैरिटी है ना? फील नहीं कर पा रहे तुम लोग कॉन्सेप्ट को। देखो क्या है कि नेता, बहुत ध्यान से सुनना, हमारा एक्चुअल फ्रेम कार है। एक्चुअल फ्रेम क्या है? क्योंकि हम कहां बैठे? अब वो एक अलग बात है कि जब कार रुकी हुई है जमीन पे, तो हमको लग रहा है कि हमारी जो रफ्तार है वो ग्राउंड फ्रेम में, हम रेस्ट किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन एक्चुअली हम किसके फ्रेम में बैठे हुए हैं? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, कार के फ्रेम में। अरे बात समझ रहे हो ना? तो जो ट्रू फॉर्मूला है वो ये है, और इसको क्या लिखा जाता है? m1 v1 c को लिखेंगे क्या?
V1 माइनस वीसी बराबर क्या M2 V2 माइनस वीसी, और यहां पे क्या लगेगा माइनस। अब सोच Vc 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, क्या M1 V1 बराबर माइनस M2 V2 आया कि नहीं आया? अगर V2 पॉजिटिव है तो V1, V1 नेगेटिव तो V2 बन के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तेरा ट्रू फॉर्मूला यही है। तुझे लग रहा है कि जब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो तूने ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन की, लेकिन तब कहां से की है? सेंटर ऑफ मास से। अरे क्लैरिटी है ना? हम हमेशा कौन से फ्रेम में बैठे हैं? सेंटर ऑफ मास में। कहां बैठे हैं? सेंटर ऑफ मास में। अब सुन, अब देख, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। अगर हम इसी को सवाल बना दे, हम कहते हैं कि M1 हमारा 2 kg है, M2 हमारा 4 kg है, V1 मेरा 5 मीटर पर सेकंड है, तो V2 क्या होगा? V1 मेरा 5 मीटर पर सेकंड है तो V2 क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? M1 रखो। M1 क्या रखोगे? M1 क्या रखोगे? 2। V1 प्लस 5 की माइनस 5। VC कितना है? M2 कितना है? M2 कितना है? V2 नहीं पता? नहीं पता ना? VC कितना? अरे क्लियर है क्या? क्या 10 हो जाएगा? और यहाँ क्या 4 हो जाएगा? और ये V2 हो जाएगा। तो V2 बराबर कितना? 10/4, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या आगे जाएगा? कितने से? 2.5 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई? अरे पॉजिटिव आई कि नहीं आई? मतलब हम किधर जा रहे हैं? आगे। किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? आगे। अब सुनना एक और बात, रुको 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 रुको, निकालो। एकदम सिखा के भेजेंगे, मास्टर बना के भेजेंगे। ऐसा लोग किसी को बैठा पढ़ाना हो तो पढ़ा देना हमको। वाह वाह। आइए मास्टर, अब आपकी बारी। यहां पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, कितना लिखा है? इधर लिखा है 1 मीटर पर सेकंड। ये सेंटर ऑफ मास की रफ्तार है। किसकी रफ्तार है? सेंटर ऑफ मास। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मास हमने दे दिया 4 kg, इसका मास मैंने दे दिया 10 kg। सुनना ध्यान से, हमसे पूछा गया कि बताइए इसकी रफ्तार क्या होगी। इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B। क्या कर सकते हैं? कहां बैठ जाए अपन? सेंटर ऑफ मास। कहां बैठ जाए? क्या लिख सकते हैं? M1 V1 C बराबर माइनस ऑफ M2 V2 C। अरे लिख सकते हैं? यस सर। जो आगे वेलोसिटीज है वो पॉजिटिव, जो पीछे है वो M1 कितना है? कितना? V1C को क्या V1 माइनस VC लिखते हैं? V1 कितना है? और VC +1 की -1, +1 की -1, क्या +1 हो जाएगा यहाँ पे? आया? आया जी? M2 कितना? माइनस तो ये आ गया यहाँ 10। V2C को क्या V2 माइनस VC? V2 पता नहीं है। VC +1 की -1, +1 की -1, माइनस। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस, क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाँ 1 1 1। अरे क्लियर है ना? हाँ। 5 1 6, 6 चौको -10, और यहाँ कितना? V2 -10। अरे क्लियर है क्या? 24 इधर कितना हो गया? 34। कितना हो गया? अरे हुआ ना? यस सर। और कितना? -10 V2। तो V2 बराबर कितना? प्लस की माइनस 3.4 मीटर पर। अरे क्लियर है? तो ये इधर जाएगा कितने से? मीटर पर सेकेंड। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे पल्ले पड़ा। बहुत कठिन है, टफ है। और सवाल कराऊं क्या ऐसे? ये तो करवा चुका हूं ना। बस V की जगह X था, बस V की जगह क्या था? X था। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा सुनना ध्यान से नेताजी, देखिएगा। ये बताइए, अब हाँ, अरे भाई कहाँ यार, अभी तो अपने पास अच्छा खासा टाइम है। देखो अगला हिस्सा, अगले अगले टाइप पे आ जाओ। इस तरह के सवाल और तो नहीं कराने? हाँ जाओ जाओ। क्या इस तरह के सवाल और कराने हैं? किसी को लग रहा है जरूरत है तो बता दो। कर चुके हैं ना? यस सर। थोड़ा आगे बढ़ जाए। यस। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना। ये बताओ, अगर हम कहें अब हमारा जो अगला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं प्लैंक वाले
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत साधारण होते हैं, कुछ खास नहीं, कुछ खास बात नहीं। ये देख, प्लैंक वाले सवाल क्या कहते हैं कि ये बताओ कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये एक प्लैंक है जो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये तुम्हारे पास एक प्लैंक है, ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। नेता लोग बहुत ध्यान से देखना, अगर हम कह रहे हैं कि इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है, कितना लेंथ है भाई साहब? 10 मीटर। कितना लेंथ है? 10। यहां पर तुम खड़े हो, इस जगह तुम खड़े हो, ठीक है ना? लो भाई, और तुम इसके ऊपर अगर चलोगे तो ये प्लैंक यहीं रहेगा या वॉक करेगा? ये प्लैंक भी आगे पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ ये प्लैंक, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? जब तुम इसके ऊपर चलोगे, मान लो हम एक प्लैंक के ऊपर चल रहे हैं और वो प्लैंक स्मूथ है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हमारा नॉर्मल का एक कंपोनेंट प्लैंक को पीछे धक्का देगा? और जब पीछे धक्का देगा तो प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। कहां जाएगा? पीछे। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने जितना फोर्स प्लैंक पे लगाया, प्लैंक ने भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाया? तो इन दोनों को मिला के नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 0। अगर सब रेस्ट में थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? 0। और अगर ऐसा है तो क्या मैं m1x1 बराबर m2x2 लिख सकता हूं? याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? याद है ना? यस सर। तो ऐसे सवालों में अपने को करना क्या है कि लेफ्ट वाले को एक तरफ और राइट वाले को एक तरफ। अरे क्लैरिटी है? हाँ, थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। तो ये बताओ, लड़का किधर चल रहा है? आगे। प्लैंक कहां जा रहा है? सवाल पूछा गया कि अगर लड़का ए से चलकर बी गया तो बताओ प्लैंक कितना पीछे गया? तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, फॉर्मेट ही फिक्स है, यही फॉर्मेट ही आएगा। अभी एक लड़का है, आगे चल के एक लड़का और एक लड़की आ जाएंगे, दो लोग आ जाएंगे, प्लैंक रिप्लेस हो जाएगा बोट से, और कुछ नहीं। क्लैरिटी है? हमेशा अपने को क्या ध्यान देना है कि मान लो अगर प्लैंक रुका हुआ होता, क्या मान ले कि प्लैंक रुका हुआ होता, तो इसको यहां जाने के लिए कितना चलना पड़ता? कितना चलना पड़ता? कितना? कितना? अब वो चल रहा है प्लैंक पर, तो प्लैंक भी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ये आगे जा रहा है तो प्लैंक कहां जा रहा है? क्लियर है क्या? अब सोचो, मान लो मैंने कहा कि फाइनली जो प्लैंक है ना वो एक्स पीछे चला गया। प्लैंक कितना पीछे चला गया? तो अब इसको ए से बी जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 10 प्लस एक्स की 10 माइनस एक्स की 10 माइनस, प्लैंक भी तो पीछे जा रहा है। तो अब इसको यहां से ए से लेकर बी जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? बोलो भैया कितना चलना पड़ेगा? 10 माइनस एक्स। लेफ्ट कौन चला? लेफ्ट कौन चला? राइट कौन चला? अब इसी में सवाल होगा, तो ये कह देगा कि लड़का है 80 केजी का और प्लैंक है 20 केजी का। बताओ प्लैंक कितना चला? बताओ प्लैंक कितना चला? ध्यान से सुनना, प्लैंक किधर गया? पीछे। कितना किधर गया? पीछे। मास कितना है? क्या 20 इंटू एक्स लिख लें? 20 इंटू लड़के का मास 80, और ये किधर गया? 10 माइनस एक्स। अरे क्लियर है क्या? कितना होगा? 20 एक्स ये, 80 एक्स ये, कितना हो गया? 100 एक्स बराबर कितना? 800। एक्स बराबर कितना? कितना मीटर भाई साहब? 8 मीटर। मतलब प्लैंक कितना चला? प्लैंक 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 एक्स ही तो प्लैंक है ना। प्लैंक चला 8 और लड़का चला, अरे कठिन है क्या सर? बहुत टफ है सर, क्या चल रहा है ये सब? सुन और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, सवाल के साथ आएगा ये। अभी 2 सवाल और बनाएंगे, याद आएगा। 2 सवाल में एकदम सेट हो जाएगा दिमाग। सुनो देखो, आज सोच रहे हो कि मास्टर लिखने का मौका नहीं दिया, नहीं कोई बात नहीं, घर लिख लेना। आज कुछ था ही नहीं ज्यादा लिखने लायक, खाली सवाल ही सवाल थे। इधर देखो भाई भाई भाई, ये एक प्लैंक है। क्या है मित्र? क्या है? प्लैंक। हम कह रहे हैं प्लैंक का मास है 50 केजी। कितना मास है? इस लड़के का मास है 100 केजी। कितना मास है? 100। इस प्लैंक की लेंथ है 10 मीटर। कितना लेंथ है? इसको मिड पॉइंट तक चल के जाना है। कहां तक चल के जाना है? मिड पॉइंट। उतनी देर में प्लैंक कितना पीछे जाएगा? जैसे ऐसा सवाल आएगा तुरंत खुद से सवाल पूछेंगे कि अगर प्लैंक रुका हुआ होता तो लड़के को कितना चलना पड़ता? कितना? अरे 10 ए से बी जाना है भाई, कितना चलना पड़ता?
कितना? लेकिन जब ये आगे चल रहा है तो प्लैंक कहां जा रहा है? अगर हम कहें प्लैंक गया पीछे x, तो लड़का आगे कितना गया? 5 माइनस एक्स की 10 माइनस एक्स? 5 माइनस, अरे क्लियर है क्या? क्या m1x1 बराबर m2x2 प्लैंक का मास, और ये पीछे कितना गया है, और दूसरा, और ये कितना? 5 माइनस, एक जीरो से एक जीरो काट दे, 5 दूना 10, तो x बराबर 10 माइनस 2x, मतलब 3x बराबर 10, तो x बराबर कितना? मतलब 3 पॉइंट मीटर। अरे आया क्या? क्या चीज? अरे जरूरत नहीं है ना, लेफ्ट और राइट को एक तरफ कर दिया, जल्दी से लग जाए इस वजह से लेफ्ट और राइट को एक तरफ कर दिया। 99.999% इवन तुम 100% मान के चलो कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास इस सिचुएशन में हमेशा कौन सी स्टेट में रहेगा? रेस्ट में। तो जब रेस्ट में रहेगा तो लेफ्ट वाले का अलग और राइट वाले का अलग। अरे क्लियर है? यस। अब सुनना, अब इसी सवाल को थोड़ा और अच्छा लेवल दे देते हैं। मान लो हमने कहा कि एक नदी है, क्या है भाई साहब? नदी है, और नदी में ये बोट है, नदी में ये बोट है, बोट जैसा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा? यस। हाँ, यहां पर एक लड़का है, लड़की है, और यहां पर एक लड़का है। भाई लड़का ठहरा 80 किलो का, लड़की ठहरी 60 किलो की, और ये जो बोट है ये ठहरी 8 से 14 40, ये ठहरी 20 किलो। अरे क्लियर है क्या? इसकी लेंथ जो है, बोट की लेंथ जो है, सुनना 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 नेता, बहुत ध्यान, बोट की लेंथ है 10 मीटर। बोट की लेंथ कितना है? 10 मीटर। दूरी घटाइए, नहीं सही कह रहे हो बेटा। अब ये बताओ, 10 मीटर तो बहुत दूर हो गया। अब ये दोनों लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अब कहीं मिड पॉइंट पे जाके मिलते हैं, मिड पॉइंट पे जाकर मिलते हैं। तो सवाल पूछा गया इतनी देर में बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो तुम कॉमन सेंस लगा के सोचो कि बोट किधर जानी चाहिए, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? क्यों राइट? इधर का मास ज्यादा है, तो क्या ये ज्यादा नॉर्मल लगाएगा, और बेचारी ये कम लगाएगी ना? अरे क्लैरिटी है ना बेचारी? सुनो, अरे क्लैरिटी है भाई? यस सर। अच्छा सुनो, अगर ये बोट रुकी हुई होती, यही सवाल करना है आपने को हर बार, अगर ये बोट रुकी हुई होती तो लड़की को कितना चलना पड़ता? 5, लड़के को भी, लड़के को भी। मैं कह रहा हूं बोट एक्स खिसक गई, बोट कितना खिसक गई? अब लड़के को कितना चलेगा? लड़के को चलना कितना था? 5, अब कितना चलना है? 5 माइनस 8 ठहरी लड़की, इसको चलना था 5, बोट एक्स और उधर खिसक गई, तो कितना चलना है? 5 प्लस, क्या m इंटू एक्स लेफ्ट वाले का एक तरफ और राइट वाले का एक तरफ? नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है जी, पक्का जी? यस। चलो बाबू, तो बनाओ तो जरा, ये बताओ लेफ्ट कौन चला? लेफ्ट कौन चला? लेफ्ट कौन चला? और राइट? बस लड़की और 3 लोग हैं भाई। राइट कौन चला? लड़की और लेफ्ट कौन चला? क्या लिख सकते हैं? 80 इंटू इक्वल्स टू 60 इंटू 5 प्लस एक्स, बस प्लस 20 एक्स। अरे क्लियर है? क्या एक्स निकाल सकते हैं? समझ आया कि नहीं आया? कोई कठिनाई है? देख लो भाई, देख लिए? चले आगे बढ़ जाएं? यस सर। ये सब तुच्छ तुच्छ सवाल होते हैं, इसी में लेके नाचते रहते हैं गधों की तरह से। कारण है इसके पीछे कि हम कभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सवाल को समझ ही नहीं पाते। अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसी सवाल को समझे, ये सवाल में कुछ है ही नहीं यार। चाहे ये सवाल हो गया, चाहे तुम्हारा ये पीछे वाला वेलोसिटी वाला सवाल हो गया, सब सस्ते सस्ते क्वेश्चन है। बट वही है कि जब ग्राउंड फ्रेम में सोचने लग जाओगे तो फंसेगा हरदम। ठीक है ना? तो सोचना नहीं है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कम है, कम है, कम है ही नहीं। ए सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो भाई भाई भाई।
क्या इस पैटर्न का और सवाल कराऊं? थोड़ा पैटर्न चेंज कर दूं? किसी को ये डाउट तो नहीं है कि कौन 5 माइनस एक्स कौन 5 प्लस एक्स क्यों ऐसा हो रहा है? हम नहीं, अब बस जूता फेंक के मारे, सही बता रहे हैं। एक ही बात सोचनी है बस। सुनो सुनो, तुमको बस अपने आप से एक सवाल करना है कि अगर बोट रुकी हुई होती तो किसको कितना चलना पड़ता? अरे क्लियर है क्या? और बोट चल पड़ी तो किसको कितना चलना पड़ेगा? हमेशा किसको चलाओगे? बोट को। कितना चली? कितना चली? जैसे तुमने लड़के को एक चलाया ना, तुम्हारा पूरा सवाल खत्म हो जाएगा, वहीं टफ हो जाएगा सवाल, फिर लेके नाचते रहोगे दुनिया भर का। हमेशा किसको चलाओगे? पहले बोट को। बोट कितना चला? लड़का, लड़के को चलना कितना था? चलना था ना, लेकिन बोट खिसक गई तो अब कितना चलना है? 5 माइनस। क्यों 5 माइनस एक्स? क्योंकि बोट किधर किसकी है? लड़के की तरफ। लड़के की तरफ ना, लड़की से दूर गई ना, तो कितना? जो कॉन्सेप्ट बताऊं वही बनाओ, अपने उलूल जुलूल मत बनाओ। अरे क्लियर है? हमेशा किसको चलाओगे? किसको चलाओगे? कभी बोट होगा, कभी प्लैंक होगा। अरे क्लियर है ना? यस है। अब सुनो, देखो, ये एक टाइम पास सवाल है, बना लोगे। सवाल पढ़ लो, देखो क्या है सवाल। A man of mass m stands at one end of the plank of length L, which lies at rest on a frictionless surface. The man walks to the other end of the plank. If the mass of the plank is m by 3, then the distance that man moves relative to the ground is. आदमी कितना चला? तो हमने माना कि बोट कितना चला? x, तो आदमी कितना चला? L माइनस एक्स। L माइनस क्या m इंटू एल माइनस एक्स बराबर m बाई 3 इंटू एक्स। क्या x मिल जाएगा? क्या x आंसर है कि l माइनस एक्स आंसर है? पूछा क्या है? कौन किसका चलना पूछा है? आदमी का ना यार। अरे यार, ए भैया ए सुनो, ये बोट है। क्या है? बोट। इसका मास कितना है? m बाई 3। इस पर एक आदमी खड़ा है, इसका मास कितना है? कितना है? जब ये आगे चलेगा तो ये किधर जाएगा? मान लिया कितना गया? आदमी को कितना चलना पड़ा? एल की एल माइनस एक्स। एल माइनस एल माइनस, सवाल में हमसे क्या पूछा? एक्स की एल माइनस एक्स। एक्स की एल माइनस एक्स, एल माइनस, सोच एक्स निकालना हो तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या m बाई 3 इंटू बराबर m इंटू एल माइनस एक्स। m से m काट देंगे। अरे क्या ये x बाई 3 हो गया? और ये कितना? l माइनस एक्स इधर आ गया तो कितना हो गया? अरे 4x बाई 3 बराबर l, तो x बराबर 3l बाई 4। तो भैया आदमी कितना चला? l बाई 4। आंसर क्या होगा? l बाई 4। 1 मिनट भी नहीं लगेगा सवाल बनाने में। हाँ हाँ, ऑप्शन ए कितना है? 3l बाई 4। चट से x निकालेंगे, 3l बाई 4 खट से टिक मारे। हाँ, क्या हो गया? तुझे जाना है? ये नेता बने थे, देखो इनका, देखो सिलेबस का कौन खत्म करेगा बाबू? ये सवाल बना लेंगे, वही सेम सवाल है, सेम फॉर्मेट बन जाएगा ना। हमेशा बेस को चलाना, लेकिन सवाल जरूर पढ़ना कि किसका चलना पूछा है। अरे क्लियर है ना? सुनो, अब ये सवाल देखो, ये भी टाइम पास है, ये भी टाइम पास है। 1 मिनट का सवाल है, देखने में भारी भरकम लगता है, इतना बड़ा अंग्रेजी, इतना बड़ा अंग्रेजी, उसके बाद से इतना खतरनाक डायग्राम है ना। बहुत सस्ता सवाल। अब देखो क्या रहा है, अभी तो ये छोटा है, अभी ऐसे सवाल दिखा दो तुमको जो देखने में इतने डरावने लगेंगे कि बनेगा ही नहीं। नहीं नहीं, इसी के कह रहा क्या? अ पार्टिकल ऑफ मास m is placed at rest on the top of a smooth wedge of mass m, which in turn is placed at rest on a smooth horizontal surface as shown in figure. इसको हमने कहा रख दिया? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका लेंथ कितना है? l। लेंथ कितना है? l। then the distance moved by the wedge as the particle reaches the foot of the wedge. अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा, क्या ये नीचे जाएगा? कैपिटल एम कहां जाएगा? यहीं रहेगा कि पीछे? यहीं रहेगा कि पीछे? अच्छा क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। इसको नीचे ले आने के लिए क्या कारण है? कौन रिस्पॉन्सिबल है नीचे ले आने? पहले mg,
उस mg का कंपोनेंट है ना mg sin थीटा। तो जिम्मेदार कौन है? क्या mg एक एक्सटर्नल फोर्स है? ये किधर लग रहा है, x में कि y में? x में कि y में? क्या x में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? वेट को एक्सटर्नल फोर्स मानते हैं, जानते हो कि नहीं? तभी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते हो ना यार। mg कहां लग रहा है, x में कि y में? x में कि y में? तो मेरा सेंटर ऑफ मास x में चलेगा कि y में? किधर चलेगा? क्या x में जहां है वही रहेगा? आता ही नहीं है वे तुम लोगों को कुछ। बात समझ रहे हो ना? फोर्स कहां लगा है? y में लगा है। x में फोर्स कितना है? x में सेंटर ऑफ मास चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलने वाला है। अरे क्लियर है ना? पक्का ना जी? कोई डाउट किसी को? नो। ये बता, मान लो हम कहे कि अगर सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं तो हमारा m1 x1 बराबर m2 x2 काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्या y में लगा सकते हो? y में लगा सकते हो? सुनो, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, ध्यान से सुनो। नेट फोर्स किधर है? किधर है? क्या y में सेंटर ऑफ मास चल देगा? चल देगा ना? क्लैरिटी है ना? x में चलने वाला, x में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, क्या m1 x1 बराबर m2 x2 काम करेगा? ये लेफ्ट चलेगा और ये डिब्बा किधर जाएगा? राइट। और ब्लॉक मतलब वेज लेफ्ट, वेज। अरे क्लैरिटी है? मेरा सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस में नहीं चला, एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? वाई में क्यों चला? वाई में फोर्स है, यही कॉन्सेप्ट है। वाई में चलेगा क्योंकि वाई में फोर्स है, एक्स में नहीं चलेगा क्योंकि एक्स में फोर्स। अब सोच, कोई सस्ता सवाल, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। अगर ये रुका हुआ होता तो इसको एक्स में यहां पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ता? एक्स में कितना चलना पड़ता? एल साइन थीटा। ये एक्स है और ये वाई है और ये एल दिया है। जय दादा है मालिक हे प्रभु हे दीन बंधु दुख हरता मेरे। अरे गधा दास, ये एक्स है, ये एल है बेस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं। सोच, अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता, ये वेज रुका हुआ होता, तो ये प्लैंक जब यहां पहुंचता तो एक्स में कितना चलता? कितना चलता? एल साइन थीटा। बड़का नेता हुए हैं तुम लोग को। एक्स वाई देखने नहीं आ रहा है? एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला? एच चला ना? कौन सी एक्सिस में सेंटर ऑफ मास नहीं चला? कौन से में? एक्स में सेंटर ऑफ मास। सोच, अगर ये वेज रुका था तो इसको यहां पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ा? कितना? कितना? अब सोच, अगर ये एक्स चल गया इधर तो अब कितना चलना पड़ेगा? कितना? कितना? तो पता है क्या आंसर है? कैपिटल एम चला एक्स किधर, लेफ्ट की राइट, तो स्मॉल एम कितना चला? लेफ्ट की राइट। हो गया ले, इसको इधर ले आए। अरे ले आए ना? तो x बराबर कितना होगा? एम एल अपॉन एम प्लस एम, एम एल अपॉन एम प्लस एम। कठिन है क्या? बहुत टफ है। अरे है, सोच। अब पता है क्या करेंगे? अब ऐसे सवाल बनाएंगे, देख। कह देंगे कि ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस है आर, ये एक स्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस कितना है? आर। इसमें हमने एक छोटी सी बॉल ली और इस छोटी सी बॉल को छोड़ दिया, इसका मास स्मॉल एम है और इसका मास कैपिटल एम। सोच, जब ये यहां से नीचे चलेगी तो ये कहां जाएगा? आगे की पीछे? आगे की पीछे। इस बात का तो ज्ञान है। क्या वाई में फोर्स लग रहा है? अरे वाई में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितना लग रहा है? एम। क्या वाई में सेंटर ऑफ मास चलेगा? क्या एक्स में चलेगा? एक्स में कोई फोर्स। सोच, अगर ये रुका हुआ होता तो इसको यहां से यहां जाने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ता? कितना? कितना? लेकिन जब ये नीचे गया तो ये इधर कितना खिसका? कितना खिसका? अब इसको कितना चलना है? एक्स आर की आर माइनस एक्स, आर की आर माइनस एक्स, आर माइनस।
क्या m इंटू एक्स बराबर स्मॉल m इंटू आर माइनस एक्स लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस। तो यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा एम आर अपॉन एम प्लस। अरे यार समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या ये सब सवाल कठिन है? अरे है, इतना बड़ा अंग्रेजी लिख के आएगा ना इस सवाल में, और नहीं बनाए रहोगे तो पहले सोचोगे करे क्या। अरे बात समझे ना? और करने जैसा कुछ इसमें है नहीं, एक लाइन का सवाल है भाई, एक लाइन। पल्ले पड़ा मित्र? अरे आना तो बोल लो। कोई डाउट, कोई परेशानी? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग कितना? 2r/, सब बोल के पढ़ेंगे 2r/, 2r/, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/, 4r/, सर्कुलर फ्रेम, सर्कुलर फ्रेम पूछा हूं, आर्क, आर्क सर्कुलर आर्क कितना? सर्कुलर आर्क 2r आर साइन थीटा बाई थीटा, आर साइन थीटा बाई थीटा, 2 नहीं, आर साइन थीटा बाई थीटा। अरे क्लियर है क्या? क्या डिस्क का पिज्जा का याद है? पिज्जा का कितना? 2r साइन थीटा बाई। क्या हमेशा डिस्क का और डिस्क का रिंग का और डिस्क का जो रेशियो होगा क्या 2/3 में होगा? 2/3 या 3/2? अरे क्लैरिटी है ना? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे ना? जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है वो 2/3 टाइम्स होता है किसके? रिंग के सेंटर ऑफ मास के। अरे क्लैरिटी है? यस। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और बताइए हेमिस्फेयर का, हॉलो हेमिस्फेयर का, हॉलो हेमिस्फेयर का r/, सॉलिड हेमिस्फेयर 3r/, 3r/, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन h/, हॉलो कोन। क्लियर है क्या? ट्रायंगुलर सेगमेंट बेस से h/, हमेशा याद रखना मोटे वाले साइड से h/3, और एज से, एज से। क्लियर है क्या? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी निकाले थे, L/2√3। दिमाग चल नहीं रहा तुम लोग का। L/2√3 सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, L/2√3। याद रखोगे, सवाल बहुत तेज बनते हैं इससे। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। बोलिए भारत माता की जय। अब मिलते हैं अगली क्लास में।